हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एमएसडी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि यदि आपके पेपर 2022 में एमसीक्यूज टाइप यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस यौगिक में डीलोकलाइजेशन संभव नहीं है, यानी इन विच कंपाउंड्स डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि डीलोकलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। डीलोकलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जो पाई बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका क्या होना, उनका डीलोकलाइजेशन होना, यानी उनका ट्रांसफर होना। ठीक है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यदि हम देखें तो ब्यूटीन 2 यानी 2 ब्यूटीन में भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन में भी डीलोकलाइजेशन होता है और टॉलोवीन में भी डीलोकलाइजेशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूटीन 2, है ना। क्योंकि इसमें यदि हम बात करें 1,3 ब्यूटाडाइन में भी डीलोकलाइजेशन होगा, बेंजीन में भी डीलोकलाइजेशन होगा, टॉलोविन में भी डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि होमोलिटिक रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी जब क्या होता है किसी में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो उसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, या जिन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में मुक्त मूलक, तो मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। ठीक है ना, जबकि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमेशा कार्ब एनायन और कार्बोनियम आयन यानी केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन। ठीक है, यदि जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें हमें देखना है कि किसमें चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। ठीक है, यानी श्रृंखला समझौता संभव है। तो एल्केन में तो हमेशा श्रृंखला समझौता होती है। ठीक है, जिस प्रकार हम देखते हैं पेंटेन की 3 आपकी श्रृंखला समझौता या चेन आइसोमेरिज्म होता है। नॉर्मल पेंटेन भी होता है, न्यू पेंटेन भी होता है और आइसोपेंटेन भी होता है। ब्यूटेन के 2 बनते हैं, जबकि प्रोपेन और एथेन और मेथेन के कोई आइसोमर नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो एल्केन में भी चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है, एल्कीन में भी होगा और कार्बोनिल यौगिकों में भी होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें कौन सा यौगिक प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करता है, यानी इन विच कंपाउंड्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, देखो सबसे बड़ी बात है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल वे कंपाउंड्स शो करेंगे जिनमें क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, या जिनके पास कम से कम एक असममित क्या होगा, कार्बन होगा। कायरल या असममित कार्बन कैसा कार्बन होता है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग परमाणु या समूह द्वारा क्या होती होगी, बैलेंस होती होगी। इस प्रकार का जो कार्बन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या अनसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। ठीक है ना, यदि हम बात करें ब्यूटेनॉल 2 की, ठीक है, तो इसमें भी जो कार्बन होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ से इथाइल ग्रुप होगा, एक तरफ से मिथाइल ग्रुप होगा, एक तरफ से आपका अल्कोहलिक ग्रुप होगा OH होगा और एक तरफ से हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 2 अमाइनो ब्यूटेन में भी क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। लैक्टिक एसिड में तो होता ही होता है कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी। ठीक है ना, इसी प्रकार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रियात्मक समूह C+C उपस्थित होता है, यानी जो C+C जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसमें उपस्थित होता है, तो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड उपस्थित होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हमेशा एल्कीन में क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
एल्कीन, ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्कीन सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाती है, यानी व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या बनता है, यानी व्हाट हैपेंड व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगी तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इट मीन्स दैट जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। थोड़ा मैं इस रिएक्शन को आपको बताता हूँ, देखो जरा। जैसे कोई भी एल्कीन है, माना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी H2SO4, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से एक H इस वाले कार्बन को देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। ये तो सेम रहेगा CH2, और यहाँ पे 2 H थे, एक H मैंने इस वाले कार्बन को दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बचा H और SO4, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन कैकुले सूत्र है, ठीक है ना, यानी कैकुले फॉर्मूला बताना है हमने बेंजीन के लिए, ठीक है ना। तो बेंजीन के लिए जो कैकुले फॉर्मूला होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो फर्स्ट वाली जो संरचना है इसको हम कहते हैं डेवार संरचना। कौन सी संरचना, डेवार संरचना, ठीक है ना। और ये वाली क्या है, कैकुले संरचना, ठीक। इसी प्रकार देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन कैंसर जनक है, ठीक है ना। तो कैंसर जनक क्या होते हैं, हमारे जो एरोमेटिक बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बन्स या जो एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैंसर जनक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच वन इज अ टर्सरी हैलाइड्स, यानी निम्न में से कौन तृतीयक हैलाइड है, ठीक है। तो तृतीयक हैलाइड की यदि हम बात करें तो टर्सरी हैलाइड्स, देखो जब हैलोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो अदर 3 कार्बन से जुड़ा होगा या अदर 3 एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप से जुड़ा होगा, तो इस टाइप के जो हमारे क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तृतीयक हैलाइड्स कहते हैं। तो यदि हम ऑप्शन में अच्छी तरीके से देख रहे होंगे तो इसमें 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिन्हें हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, और हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है वो क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं, एल्कीन से भी हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, अल्कोहल से भी हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। थोड़ा मैं आपको बताऊं तो एल्कीन से कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो जब एल्कीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ या हैलोजन एसिड के साथ करते हैं, ठीक है, वहां पे हम एंटी मार्कोनिकॉफ भी कर सकते हैं और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं हेलो एल्कीन, ठीक है ना। अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन जो है या तो हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करें या फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ करें, ठीक है, तो हमारा क्या बन के आएंगे हमेशा, या हैलोजन एसिड के साथ करें तब भी हमारे क्या बनते हैं, एल्काइल हैलाइड बनते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वहाँ पे एक रिएक्शन आती है नेमिंग रिएक्शन में, उसे कहते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म
ब्रोमीन के साथ जैसे रिएक्शन होगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और CO2 गैस भी निकलेगी और हमारा एल्काइल हैलाइड बन के आएगा। हमेशा जो हुंस-डेकर अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें डिसेंट ऑफ चैन, यानी चैन में क्या होता है, हमेशा अवरोहण होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अति प्रबल अम्ल है, यानी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है ना। हमें बताना है कि जो ये ऑप्शन दिए हैं, फिनॉल, 2 क्लोरोफिनॉल, 3 क्लोरोफिनॉल और 4 क्लोरोफिनॉल, इनमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रबल एसिड कौन होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो फिनॉल में, तो फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना, एसिडिक नेचर में। और यदि उसमें कोई हैलोजन जुड़ा हो, और हैलोजन क्या होता है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एसिडिटी को बढ़ा देगा। इसलिए हमेशा ऑर्थो पोजिशन पे जब यदि हैलोजन जुड़ा होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, मेटा, और उसके बाद पैरा। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हैलोजन की फिनॉल के OH ग्रुप से दूरी बढ़ती है उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होती है। तो यदि मैं इन चारों ऑप्शंस में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मोर एसिडिक होगा वो सेकंड वाला होगा, उसके बाद होगा थर्ड वाला, ठीक है ना, जो C ऑप्शन है, और उसके बाद होगा D ऑप्शन, और लास्ट में होगा आपका A ऑप्शन, ठीक है ना। यानी जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 2 क्लोरोफिनॉल होगा, ठीक है ना। उसके बाद होगा 3 क्लोरोफिनॉल, या जिसे मेटा क्लोरोफिनॉल भी कहते हैं। फिर है 4 क्लोरोफिनॉल, या जिसे हम पैरा क्लोरोफिनॉल कहेंगे। लास्ट में क्या होगा, फिनॉल, ठीक है। इसी प्रकार है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी निम्न में से कौन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा या काम करेगा। यदि हम बात करें NF3, PCl3, NH2OH और OF2, तो इन सभी में यदि हम देखें तो इसमें हाइड्रोक्सिल एमीन जो है, यानी ऑप्शन नंबर C है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस यौगिक में मीजो रूफ होगा, यानी मीजोफॉर्म किस कंपाउंड्स में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मीजो कंपाउंड्स की या मीजो फॉर्म की। तो मीजो फॉर्म के लिए सबसे पहले तो कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना, और कायरल कार्बन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्लेन ऑफ सेमेट्री या सेंटर ऑफ सेमेट्री होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जब क्या होगा, मीजोफॉर्म होगी तो मीजोफॉर्म के लिए एक तो हमारा कायरल कार्बन होना चाहिए, और दूसरा क्या है, या तो प्लेन ऑफ सेमेट्री या सेंटर ऑफ सेमेट्री होनी चाहिए। यदि इन जो तीनों ऑप्शन दिए हैं यदि हम इन्हें करें तो इनमें यदि हम C ऑप्शन को देखें तो C ऑप्शन में देखो जरा, इसमें दोनों तरफ CH2OH ग्रुप है, दोनों तरफ क्या है, CH2OH ग्रुप है, बेस में CHOH है, ठीक है ना, 2 बार। तो इसी में मुझे प्लेन ऑफ सेमेट्री दिख रही है और इसी में मुझे कायरल कार्बन भी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अदर ऑप्शन में यदि हम देखें तो फर्स्ट वाले में देखो, एक तरफ से CH2OH है, एक तरफ से CHO ग्रुप है। फिर बी में देखेंगे, एक तरफ से CH2OH है, एक तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख नहीं रही है। तो ये क्या है, हो जाएंगे आपके मीजोफॉर्म नहीं बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो EZ नोमेनक्लेचर है वो प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो EZ जो नोमेनक्लेचर है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ज्यामितीय समायोजता जो है वो EZ नोमेनक्लेचर प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 15, इंटरमीडिएट्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन इज, यानी जब एल्कीन का हम हाइड्रेशन करते हैं तो इंटरमीडिएट्स क्या बनता है, ठीक है ना। तो हमेशा एल्कीन का यदि हम हाइड्रेशन करेंगे तो इसमें हमारा जो इंटरमीडिएट्स बनेगा वो कार्बोकेटायन बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, एसिडिटी ऑफ एसिटिलीन इज मोर देन, यानी जो एसिटिलीन होती है उसकी जो अम्लीयता होती है, एसिडिटी होती है, वो किससे अधिक होती है। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, इनमें मैं यदि बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन होगा, फिनॉल होगा। क्या होगा, फिनॉल। ठीक है ना, जो यहाँ पे C6H5OH है फिनॉल, तो फिनॉल क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये है फिनॉल। ठीक है ना, फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर बात करें तो फिर उसके बाद एसिटिलीन ही होगी। ठीक है ना, एसिटिलीन क्या होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, और उसके बाद बात करें तो उसके बाद वाटर होगा। ठीक है, और वाटर के बाद कौन सा होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, और उसके बाद कौन होगा लास्ट में, अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिलीन की जो अम्लीयता है वो वाटर से मोर एसिडिक होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, OH वाटर होगा। ठीक है ना, यदि बात करें एसिटिलीन की एसिडिटी की अल्कोहल के कंपेयर में, ठीक है, तो अल्कोहल में यदि हम मेथनॉल की बात करें तो मेथनॉल क्या होता है, मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है ना, तो ये एक्सेप्शन भी है बीच में। ठीक है, इसी प्रकार देख चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द रिएक्शन C6H5CH3। ठीक है ना, और यहाँ पे सेलेनियम ऑक्साइड दिया है और एक्स में हमारे पास क्या बनेगा, है ना। तो रिएक्शन है C6H5CH3। यदि तुम इस कंपाउंड्स को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये कंपाउंड्स क्या, हमारा टॉल्यूइन है। क्या है, टॉल्यूइन है। क्या है, टॉल्यूइन। ठीक है, टॉल्यूइन क्या होता है भाई, बेंजीन की खोपड़ी के ऊपर क्या लगा दो, CH3 लगा दो। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन। ठीक है, जब टॉल्यूइन की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, सेलेनियम ऑक्साइड। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो सेलेनियम ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, और जब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, और ऑक्सीजन यदि प्रोवाइड करेगा तो टॉल्यूइन का यदि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी C6H5CHO। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है ना, हमें इन ऑप्शंस में बताना है कि एरोमेटिक यौगिक कौन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कुछ शर्तें भी होती है। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स में कम से कम क्या होनी चाहिए भाई, एक साइक्लिक रिंग होनी चाहिए। ठीक है, साइक्लिक रिंग में क्या होने चाहिए हमेशा, दूसरी चीज क्या है, वो क्या करता होगा, हकल रूल को फॉलो करता होगा, यानी 4n+2 रूल को उसको क्या करता होगा, फॉलो करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है मेथेन, तो मेथेन भी इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, फिर है यहाँ पे C4H8 यानी ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। फिर है यहाँ पे C6H6 यानी बेंजीन, और बेंजीन ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक है, तो इसका राइट आंसर है बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है ना, इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 19 है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया किनके मध्य होती है। ठीक है ना, जो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होती है वो किनके मध्य होती है, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है हमेशा एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के अणुओं के बीच होती है। ठीक है ना, कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन एल्काइल एंड एराइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे एल्काइल बेंजीन बनेगा या एल्काइल एराइल बनेगा। ठीक है, एल्काइल बेंजीन बनेगा, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, इसका कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी में यदि हम ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें देखो जरा, एक तो इसमें क्या है, एक इसमें RX यानी एराइल ग्रुप है, और एक इसमें क्या है RX, यहाँ पे R किसको रिप्रेजेंट कर, एल्काइल ग्रुप को, और X यहाँ पे हैलोजन को। तो ये क्या है, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड है, जबकि ARX यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एराइल हैलाइड को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार है, निम्न में से कौन अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, यानी विच वन इज यूज इन द टीयर गैस। ठीक है ना, तो अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो यहाँ पे गैस है वो कौन है,
क्लोरोपिक्रिन। कौन है? क्लोरोपिक्रिन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। क्लोरोपिक्रिन कैसे बनता है कि जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ करते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोपिक्रिन बनता है। यदि क्लोरोपिक्रिन के फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है CCl3, यानी CCl3NO2। ठीक है ना, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा CCl3NO2। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रो क्लोरोफॉर्म भी इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन विच कंपाउंड्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, यानी निम्न में से किस में कार्बन कार्बन द्विबंध लंबाई अधिकतम होगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड में अधिकतम लंबाई होगी वो ऑप्शन नंबर डी में होगी, 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है। इसी प्रकार है यौगिक, यहाँ पर जो कंपाउंड्स दिया गया है, ठीक है ना, इसमें यदि हम देखेंगे तो डीलोकलाइजेशन यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, यानी जो जितने इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी कितनी संख्या है। ठीक है, ध्यान से यदि हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में यदि हम ध्यान से देख रहे होंगे तो दो तो इसमें पाई बॉन्डेड है, ठीक है, और एक इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज है। कहीं पे यदि नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ज़्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग है वहाँ पे क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा वहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, इट मीन्स दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे होंगे और 2 यहाँ पे, इट मीन्स दैट इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, निम्न में से कौन चलाव योग्यता प्रदर्शित करता है, यानी इन विच अमंग द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म कौन प्रदर्शित करते हैं? जितने भी हमारे क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें यानी कार्बोनिल यौगिकों में क्या होता है? टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कीटो फॉर्म होते हैं वही कन्वर्ट होते हैं इनॉल फॉर्म में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहते हैं, यानी कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में चेंज होना, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसी को हम चलाव योग्यता या टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और यदि उस इनॉल फॉर्म का बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो जो हमारे पास रेजोनेटिंग जो स्टेबलाइज्ड जो हमारे क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं, उनको हम इनोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 है, नंबर ऑफ कन्फर्मेशन आइसोमर ऑफ एथेन, यानी एथेन में गठनात्मक सवयवों की संख्या होती है। ठीक है ना, तो एथेन में हमेशा जितने भी कन्फर्मेशन आइसोमर होंगे उनकी जो संख्या होती है वो अनंत होती है या इन्फिनाइट होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 है, एल्काइन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, ठीक है, कि एल्काइंस गिव एडिशन रिएक्शन विद, ठीक है, तो हमेशा एल्काइन Br2 के साथ भी रिएक्शन देगा, BH3 के साथ भी देगा, I2 के साथ भी देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 है, नियोप्रीन निम्न में से किसका बहुलक है, यानी नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ। ठीक है, तो नियोप्रीन की एकलक इकाई 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन होती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा कि जो एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, ठीक है, तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो हकल रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो हकल रूल क्या होता है? 4n+2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4n+2। इसी प्रकार नैप्थलीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ नैप्थलीन
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन नैप्थलीन, ठीक है। तो नैप्थलीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो जरा कैसे होंगे, पहले ही इसके लिए हमें नैप्थलीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा जरा, देखो जरा, ये है नैप्थलीन का स्ट्रक्चर, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा नैप्थलीन का, ठीक है। यहाँ पे हम पाई बॉन्ड दिखा देंगे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखा दो, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। टोटल यदि हम देखेंगे 2 बेंजीन है, क्या है, 2 बेंजीन को आपस में मिला रखा है, ठीक है, इसी को हम नैप्थलीन कहते हैं। यदि हम इनमें देखेंगे तो ठीक है, थोड़ा ये सही ढंग से नहीं बना है, एक बार दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जरा कैसे बनाएंगे नैप्थलीन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखा दो, ठीक, और एक पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक। इसी प्रकार टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 5 है, और 5 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और प्रत्येक 5 इसमें पाई बॉन्ड्स है, और प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स दैट इसमें टोटल 10 क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 है, जो फ्रेऑन 12 होती है, क्या है? फ्रेऑन 12, ठीक है। फ्रेऑन 12 नहीं यहाँ पे, बल्कि फ्रेऑन 11 है। फ्रेऑन 11 का IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका यदि हम फ्रेऑन 12 की बात करें तो फ्रेऑन 12 का क्या होता है? डाइफ्लोरोमेथेन, ठीक है। जबकि फ्रेऑन 11 का होता है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला होगा CCl3F, ठीक है, 11, ठीक है, ठीक, यानी क्या है ये? फ्रेऑन 11। जबकि यदि हम बात करें फ्रेऑन 12 की तो क्या होता है? CCl2CF2, ये है फ्रेऑन 12, फ्रेऑन 11 क्या है? CCl3F, ठीक है। इसी प्रकार SN2 अभिक्रिया में होता है, यानी SN2 रिएक्शन लीड टू, ठीक है। तो SN2 जो रिएक्शन है उसमें हमेशा इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन होता है, या हिंदी में क्या होगा? उल्टाव, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार यदि हम देखेंगे SN2 रिएक्शन में, तो इसमें क्या होगा? एल्काइल हैलाइड की जब किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ यहाँ पे रिएक्शन होती है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले बीच में हमारे पास ट्रांजिशन जो स्टेट प्राप्त होती है, ठीक है, यानी अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि उसमें हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। क्या करता है? बैक साइड से अटैक करता है। अटैक करने का रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है और जो वहाँ पे एल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन एटम्स है, उन दोनों के भी, यानी दोनों जो ये सेम चार्ज वाले जो क्या होंगे? एटम्स होंगे, उनके बीच कम से कम रिपल्सन रहे, ठीक है। तो आपको यदि SN2 रिएक्शन समझनी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन अभिकर्मक एल्कीन के साथ मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया देगा, यानी विच रिएजेंट गिव फ्री रेडिकल एडिशन विद एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन के साथ यहाँ पे जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन HBr, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एल्कीन का पायरोलिसिस कहलाता है, यानी पायरोलिसिस ऑफ एल्कीन इज नोन एज, ठीक है। तो एल्कीन का जो पायरोलिसिस है उसको हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग, ठीक है। एल्कीन का पायरोलिसिस का मीनिंग क्या होता है? कि जब हम एल्कीन को क्या है? लोअर एल्कीन में कन्वर्ट करना, ठीक है। और एल्कीन को लोअर एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कि इसमें हम क्या करते हैं? एल्कीन को हाई टेम्परेचर में और विदाउट एयर की प्रेजेंस में हम उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिस कारण एल्कीन जो है वो लोअर एल्कीन में कन्वर्ट होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग, ठीक है। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 33 कि नॉर्मल ब्यूटेन का कौन सा गठनात्मक रूप सबसे अधिक स्थायी होता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें कि नॉर्मल ब्यूटेन का कौन सा गठनात्मक रूप सबसे अधिक स्थायी होता है, या विच कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो यदि हम बात करें इसमें
राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटी स्ट्रिगर्ड, बिकॉज इसमें दो बल के ग्रुप क्या होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, जिस कारण क्या होगा, जो कंपाउंड्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। यदि हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 34 की प्लस लैक्टिक एसिड एवं माइनस लैक्टिक एसिड है। ठीक है ना। तो प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस जो लैक्टिक एसिड होंगे ये क्या होंगे, एक दूसरे के, ये एक दूसरे के इनांशियोमर होंगे। क्या होंगे, इनांशियोमर होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसका डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांस टू ब्यूटीन। क्या होगा, ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 है, एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होगा, या जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है कि रिएक्शन यानी अभिक्रिया 3 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन। ठीक है। इज रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस, इसे हम गर्म करेंगे कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में। ठीक है ना। तो एक्स में क्या होगा, ये फेमस रिएक्शन है। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे साइक्लाइजेशन ऑफ एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है ना। और इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमेशा बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंजीन। है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 है, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में बदला जाता है ना। तो बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में बदला जाता है, तो इसके लिए ठीक है ये कौन सी रिएक्शन होगी, इसे कहेंगे कोलवे रिएक्शन। क्या कहेंगे, कोलवे रिएक्शन। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, मेथेन यानी मेथेन जो है वो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिकता में बनाती है। ठीक है ना। कि मेथेन को यदि हम क्या करेंगे, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ यदि क्लोरीन की अधिकता में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 है, गैमेक्सिन है। ठीक है ना। तो गैमेक्सिन का एक दूसरा नाम क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है। क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा, इसमें है कि वुड्स अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है। तो वुड्स अभिक्रिया का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है, तो वुड्स अभिक्रिया का उपयोग एल्केन बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस रिएक्शन में एक खास बात होती है कि इसमें हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन ही बनते हैं। ठीक है। यानी सममित एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 है, एलपीजी का मुख्य अवयव है, यानी मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एलपीजी। ठीक है ना। तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो क्या होगा, इसका मुख्य अवयव क्या होगा, ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है ना। और जो एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें ठीक है, उसमें एक इथाइल मरकैप्टन नाम की एक गैस भरी जाती है ताकि उसके लीकेज होने पे हमें पता चल जाए। ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 43 है, रैसमिक मिक्सर यानी प्लस एवं माइनस इनांशियोमर को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। ठीक है ना। तो यदि हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर इनटू प्लस एंड माइनस इनांशियोमर इज कॉल्ड। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजुलेशन। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा, यौगिक C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH COOH के कितने ज्यामितीय समायवी बनेंगे। ठीक है ना। तो इसके जो है कितने ज्यामितीय समायोता बनेगी, जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है, यौगिक CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC नाम क्या है, यानी CH
3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और यदि कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आए तो ऑब्वियसली क्या होगा, एल्काइंस होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप आता है, तो इसका IPC नाम प्रोपाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सी संचयी डाइइन है, यानी विच वन इज कॉम्युलेटेड डाइन्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्युलेटेड डाइन्स की, ठीक है। तो कॉम्युलेटेड डाइन्स में क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड होंगे वो लगातार होंगे, ठीक है। जबकि जो कंजुगेटेड डाइन्स होती है उसमें डबल बॉन्ड क्या होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, एक के बाद होते हैं, यानी एक पहले डबल बॉन्ड होगा फिर सिंगल फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड क्या है, लगातार है। तो इस प्रकार की जो डाइन्स होती है उसे कॉम्युलेटेड डाइन्स भी कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 है, बेंजीन सामान्यतः प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, कि बेंजीन क्या करता है, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है या निराकरण अभिक्रिया, ठीक है, जिन्हें हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो कॉमनली यदि हम देखें तो बेंजीन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है, यानी जो सोडियम बेंजोएट होगा यदि हम उसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमेशा बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, किसका, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 है, फिनॉल निम्न में से किनके साथ राइमर टीमैन अभिक्रिया देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले राइमर टीमैन रिएक्शन क्या होती है कि राइमर टीमैन रिएक्शन में हमेशा बेंजाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी फिनॉल की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ, ठीक है। और यदि हम यूज़ करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड तो बन के आ जाएगा हमारा बेंजाइल्डिहाइड। इट मीन्स दैट यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CHCl3 और CCl4, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। DDT कीटनाशक है या DDT विषैला है, DDT जैव विघटनीय है, या सभी कथन सही नहीं है, ठीक है ना। यदि हम बात करें DDT क्या है, वो कीटनाशक भी होता है, DDT विषैला भी है यानी टॉक्सिक भी होता है, और DDT जैव विघटनीय, हाँ यहाँ पे देखो जरा, DDT जो है वो जैव अनअवघट्य पदार्थ होता है, यानी ये क्या है, अपने अणुओं में विघटित नहीं होता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया है DDT जैव विघटनीय है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू।